फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक और नए थिंकर के साथ जिनका नाम है टॉलकट पार्सन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 1902 में अमेरिका के कोलोराडो में हुआ और मृत्यु 1989 में हुई। ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद के प्रमुख विचारक थे, इसलिए इन्हें समाजशास्त्री सिद्धांतवेत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजशास्त्री सिद्धांतवेत्ता। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं जर्मनी के हेडलबर्ग विवि से अपना अध्यापन कार्य पूर्ण किया। इन्होंने प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेलानोव्स्की के साथ आदिवासियों पर कार्य किया और 1929 में ये अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष बने। फिर आता है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। पार्सन्स ने अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पहली और सुप्रसिद्ध पुस्तक में किया था। कौन सी पुस्तक थी वो? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, जिसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत वॉलंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन भी कहते हैं। सामाजिक क्रिया क्या है? सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है और जिसे कर्ता अपनी चेतना सेंस वोल्यूशन से करता है। काय से करता है? सेंस वोल्यूशन से करता है। तो वो क्या हो गई? सामाजिक क्रिया। उन्होंने सामाजिक क्रिया का समीकरण दिया। ऊर्जा प्लस गतिविधि प्लस लक्ष्य, एनर्जी प्लस एक्टिविटी प्लस गोल। आता है सामाजिक क्रिया के तत्व। किसी भी सामाजिक क्रिया को संपन्न होने के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। कितने तत्वों का होना आवश्यक है? 3 का। पहला क्या होगा? कर्ता, एक्टर, क्रिया को करने वाला व्यक्ति। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप क्या हुए? कर्ता हुए। दूसरा है परिस्थिति, वह वातावरण या स्थिति जिसमें क्रिया होती है, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना। फिर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, क्रिया को करने वाले के पीछे की प्रेरणा, उद्देश्य या इच्छा। जैसे किसी का उद्देश्य है नेट पीजीटी परीक्षा पास करना, तो ये क्या हो गई? अभिप्रेरणा। अब है अभिप्रेरणा के प्रकार। पार्सन्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति कर्ता कोई काम करता है तो उसे 3 तरह की अभिप्रेरणाएं प्रेरित करती हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की। उसमें पहली होगी सौंदर्यात्मक, इसे भावनात्मक भी कहते हैं। व्यक्ति की इसमें क्या है? इसका संबंध व्यक्ति की मनोवृत्तियों से होता है, जैसे कि व्यक्ति की भावनाएं, पसंद नापसंद, सुख दुख और इच्छाएं। फिर है संज्ञात्मक या ज्ञानात्मक, किसी वस्तु या परिस्थिति के बारे में ज्ञान, जानकारी या सूचना का होना। जैसे आपको यह पता होगा कि यूजीसी, नेट या पीजीटी परीक्षा का सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, तो ये क्या हो गया? संज्ञात्मक। फिर है मूल्यांकनात्मक, इसमें उपलब्ध साधनों में तुलना करके सबसे सही और नैतिक साधन का चुनाव करना। इसे मूल्य मैत्क्य का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि पढ़ाई के लिए शॉर्टकट, जैसे नकल या कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाने के बजाय सही मेहनत करके सही तरीका चुनना, तो ये क्या हो गया? मूल्यांकनात्मक। फिर आते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को 3 मुख्य भागों में बांटा। पहला नैमित्तिक साधनात्मक क्रिया, इंस्ट्रूमेंटल, वह क्रिया जो किसी निश्चित भौतिक या व्यवहारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का उपयोग करके की जाती है। जैसे नौकरी पाने या परीक्षा पास करने के लिए रोज नोट्स बनाना, तो ये क्या हो गया? नैमित्तिक साधनात्मक। फिर है अभिव्यंजनात्मक क्रिया, एक्सप्रेसिव, वह क्रिया जो भावनाओं, प्रेम, सम्मान, कला या सांस्कृतिक संबंधों को व्यक्त करने के लिए की जाती है। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे किसी त्योहार का बनाना, किसी को बधाई देना या अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त करना, तो ये क्या है? अभिव्यंजनात्मक क्रिया। फिर है नैतिक क्रिया,
मोरल, समाज के धर्म, नैतिकता, परंपराओं और नियमों के अनुसार की जाने वाली क्रिया को नैतिक क्रिया कहा जाता है। जैसे बड़ों का आदर करना हो गया, समाज के कायदे कानूनों का पालन करना हो गया, तो ये क्या हो गया? नैतिक क्रिया। फिर है ईगो एल्टर संबंध। अंतःक्रिया इंट्रैक्शन को समझने के लिए पार्सन्स ने दो शब्द दिए, पहला ईगो और फिर एल्टर। ईगो को क्या कहते हैं? कर्ता। खुद जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है या क्रिया करने की शुरुआत कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ईगो। और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ अंतःक्रिया हो रही है या सुनने वाला या जो उस क्रिया से प्रभावित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एल्टर। जैसे जब एक शिक्षक हो गया ईगो और छात्र क्या हो गया? एल्टर। जब एक शिक्षक छात्र को पढ़ाता है तो उनके बीच होने वाली बातचीत से क्या बनती है? सामाजिक व्यवस्था बनती है। फिर है सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। पार्सन्स ने सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन मुख्य व्यवस्थाओं के बीच संबंध को समझाया। पहला है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। इसमें क्या है? व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया इंट्रैक्शन से इसका निर्माण होता है। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति समाज के नियमों को मानते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं या व्यवहार करते हैं तो इससे क्या होता है? वो सामाजिक व्यवस्था बनती है। फिर है सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चर सिस्टम। इसमें समाज के मूल्य, विश्वास और प्रतीक और मानकों से यह व्यवस्था बनती है। यह व्यवस्था बताती है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। फिर है व्यक्तित्व व्यवस्था, पर्सनैलिटी सिस्टम। ये इसमें क्या है? व्यक्ति की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जरूरतों और इच्छाओं से यह व्यवस्था बनती है। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें होती हैं और अपनी प्रेरणाएं होती है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब व्यक्ति की अभिप्रेरणा समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ती है तो एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनती है। फिर है पार्सन्स का एजिल मॉडल जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्सन्स के अनुसार दुनिया की किसी भी सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए चार अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। क्या है वे? पहला है अडॉप्शन, अनुकूलन। फिर गोल अटेनमेंट, लक्ष्य निर्धारण। फिर इंटीग्रेशन, एकीकरण। और फिर है लिटेंसी, प्रतिमान। तो इसमें पहला क्या हो गया? अनुकूलन, अडॉप्शन। इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। अनुकूलन को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा, ये अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। फिर है गोल अटेनमेंट, लक्ष्य निर्धारण। इसे किससे जोड़ा जाता है? राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा जाता है। फिर है इंटीग्रेशन, एकीकरण। इसे न्यायिक व्यवस्था से जोड़ा जाता है। और फिर है लिटेंसी, प्रतिमान रक्षण। इसे परिवार और धर्म के माध्यम से जोड़ा जाता है। पहले को अर्थव्यवस्था से, दूसरे को राजनीतिक व्यवस्था से, तीसरे को न्यायिक व्यवस्था से और चौथे को परिवार और धर्म के माध्यम से। तो ये याद रखिएगा। फिर आता है सामाजिक संतुलन की क्रियाएं। पार्सन्स का मानना था कि समाज हमेशा संतुलन की स्थिति में रहना चाहता है। समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दो मुख्य प्रक्रियाएं काम करती हैं। कौन कौन सी? पहली है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। यह मुख्य तरीका है जिसके माध्यम से बचपन से ही व्यक्ति को समाज के नियम, मूल्य और भूमिकाएं सिखाई जाती हैं। प्राथमिक जो उस हो गया, वो क्या हो गया? उसका परिवार हो गया और खेल समूह हो गया। और द्वितीयक जो हो गया उसके जो दूसरे में है संस्थाएं, स्कूल वगैरह, ये क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। तो उसे शुरू से ही नियम, मूल्य और भूमिकाएं सिखाई जाती है ताकि वह समाज के खिलाफ न जा सके। फिर है सामाजिक नियंत्रण। यह तीन प्रकार से होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है या सामाजिकरण के बाद गलत व्यवहार करता है तो
क्या होता है फिर उस पर सामाजिक नियंत्रण होता है। तो सामाजिक नियंत्रण के लिए कितने प्रकार से होता है, या 3 प्रकार से होता है। पहला अनुनयन, फिर दूसरा अवरोधन, और फिर तीसरा। तो पहले अनुनय में क्या है, उसे समझा बुझाकर या परामर्श देकर सही रास्ते पर लाया जाता है। फिर दूसरे में अवरोधन में क्या होता है, व्यक्ति को गलत काम करने के साधनों या अवसरों से रोका जाता है। और तीसरा पृथक्करण, इसमें क्या होता है, समाज के लिए खतरा बनने वाले व्यक्ति को समाज से अलग कर देते हैं, जैसे उसे जेल भेज दिया या समाज से बाहर कर दिया। फिर है प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल्स। इसमें पार्सन्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाज में कोई निर्णय लेता है या क्रिया करता है तो उसके सामने 5 प्रकार की मानसिक दुविधाएं आती हैं और उसे 2 विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है। इसको कितने भागों में बांटा पार्सन्स ने, 5 प्रकार से देखा है इसको। तो पहला है भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता। तो भावनात्मकता, इसमें क्या होता है, भावनाओं, प्रेम और व्यक्तिगत लगाव के आधार पर जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो वो भावनात्मकता होती है, जैसे माँ का अपने बच्चे के साथ व्यवहार। और फिर ये इसके बाद जो भावनात्मक तटस्थता क्या होती है, इसमें व्यक्ति जो है बिना किसी व्यक्तिगत भावना या पक्षपात के निष्पक्ष होकर जब कोई काम करता है तो वो भावात्मक तटस्थता होती है। जैसे कोई डॉक्टर हो गया या जज हो गया तो उसका अपने मरीज के प्रति व्यवहार, तो ये क्या होगा, भावात्मक। फिर है बहुपक्षीय बनाम एक पक्षीय। बहुपक्षीय, जब संबंध बहुत विस्तृत और गहरे होते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से संबंध, जहाँ कोई दायरा तय नहीं होता। और विशिष्टता एक पक्षीय क्या होता है, जहाँ संबंध केवल एक खास उद्देश्य या काम तक ही सीमित होते हैं, तो वो क्या हो गया, एक पक्षीय। फिर है विशिष्टता बनाम सार्वभौमिकता। विशिष्टता, किसी खास व्यक्ति या नातेदार को नियमों से छूट देना या विशेष प्राथमिकता देना, वो क्या हो गया, विशिष्टता हो गया। जैसे अपने किसी रिश्तेदार को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद के लिए कुछ ऐसे नियम तोड़ना, या तो वो क्या हो गया, एक विशिष्टता हो गया। और सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता में नियमों को सभी पर समान रूप से लागू करना होता है, जैसे कानून या परीक्षा के नियम हो गए, वो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। फिर है गुण बनाम प्रदत्त। गुण, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म, जाति, लिंग या परिवार के आधार पर करता है। दूसरा क्या है, प्रदत्त, इसमें व्यक्ति का मूल्यांकन जो होता है उसकी वो जो अपनी योग्यता, डिग्री, मेहनत और कौशल के आधार पर प्राप्त करता है। फिर है व्यक्ति हित स्वहित बनाम समूह हित। व्यक्ति हित स्वहित क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति निर्णय लेते समय केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के बारे में सोचता है तो वो क्या हो गया, स्वहित हो गया। इसके विपरीत समूहित क्या होता है, निर्णय लेते समय जब कोई व्यक्ति पूरे समाज, परिवार या समुदाय के भले के बारे में सोचता है तो वो क्या हो गया, समूहित हो गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो इन्हें देखते हैं। पहला है पृथक नाभिकीय परिवार, इसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। पार्सन्स ने अमेरिका के आधुनिक पारिवारिक व्यवस्था का अध्ययन करके बताया कि आधुनिक औद्योगिकरण समाज में परिवार नातेदारी से अलग होकर केवल पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गया है। तो ये क्या हो जाता है, ये इसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है जो पार्सन्स ने अमेरिकी परिवार के लिए प्रयोग किया। फिर है संस्थाकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के मूल्य और नियम व्यक्तियों की आदतों और सामाजिक व्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया
और एक संरचना भी है, या परिक्रिया और संरचना दोनों है। फिर है पार्सन्स की अवधारणाओं को भारतीय संदर्भ में परखा। तो किसने परखा था? Y.B. दामले ने पार्सन्स की अवधारणाओं को भारतीय संदर्भ में परखा। फिर सामाजिक संरचना के भी इन्होंने 4 प्रकार बताए। पहला सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, फिर सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, फिर विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, फिर विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। चलिए अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स देख लेते हैं। पहली है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937। यह पार्सन्स की पहली और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें उन्होंने अपना सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। फिर है एस्से ऑन सोशियोलॉजी थ्योरी 1939। इसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों, संरचना प्रकार्यवाद पर उनके निबंधों का संग्रह है। फिर है टूवर्ड्स ए जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन विद सिल्स। इन्होंने सिल्स के साथ मिलकर यह पुस्तक लिखी। इसमें मानवीय क्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा है। फिर है द सोशल सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1951। इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया। फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956। फिर है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी 1964। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें इन्होंने व्यक्तित्व व्यवस्था और सामाजिक संरचना के संबंधों को स्पष्ट किया है। इसके बाद है सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी 1967। फिर है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 1971। फिर है द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज 1977। इसमें इन्होंने शहरों के विकास और शहरीकरण की प्रक्रियाओं पर चर्चा की है। फिर है इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव 1966। तो ये थी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे ये हैंड रिटन नोट्स आपकी समझ आए हों तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए थिंकर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।